बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सिलेबस को डिस्कस किया कि हमारा सिलेबस बेसिकली 3 हिस्सों में टूटा हुआ है। सेक्शन ए है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सिलेबस टूटा हुआ है, पेपर ऐसे नहीं है। पेपर जनरली पूरा का पूरा आपके सामने आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि आपके सामने वेटेजेस सारी आ गई। मेनली जो आपका एरिया है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। हमने आगाज कहां से लिया है? इसका इनकम टैक्स से। और इनकम टैक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले काम कर रहे थे इस बात पर कि हम लफ्ज इनकम को समझ सकें। तो टैक्स लॉ के नजदीक इनकम का सेंस क्या है, इस बात को डेवलप करने के लिए हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया लफ्ज किसका? रिसिट का। और सवाल क्या उठाया कि क्या जेब में आने वाली हर रकम इनकम है? जेब में तो पॉकेट मनी भी आती है, ठीक है। जेब में तो कोई गिफ्ट भी आ सकता है। बोले जवाब दें बेटा। कोई इनाम भी आ सकता है, यस और नो। और जेब में कर्जे की रकम भी आ सकती है। तो मतलब क्या तमाम चीजें हमारे लिए इनकम कहलाएंगी? हमने कहा नो। तो हमें पहचान करनी है कि रिसिट्स दो किस्म की होती हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसिट, एक होती है कैपिटल रिसिट। तो कैपिटल रिसिट को हम इनकम नहीं मानते बाय डिफॉल्ट। और किसको हम इनकम मानते हैं? रेवेन्यू रिसिट को। तो हमें सीखना होगा कौन सी रिसिट हमारे लिए कैपिटल रिसिट है और कौन सी रिसिट हमारे लिए रेवेन्यू रिसिट है। तो हमने कहा रिसिट की पहचान करनी पड़ेगी। हमने कहा कुछ रिसिट्स होती हैं विद एक्टिविटी, कुछ होती हैं विदाउट एक्टिविटी। मेंशन नहीं, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी मतलब थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, या विद एक्टिविटी लेकिन विदाउट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आप इन्वेंट्री बेच रहे हैं, इन्वेंट्री मतलब सामान्य तिजारत, वो चीजें जो इस नीयत से ली गई हैं कि बेची जाए, उनको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। तो ऐसी इन्वेंट्री बेचकर जो आपको फायदा होगा, वो फायदा आपकी क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी चीज खरीदने की नीयत ही क्या है। लेकिन अगर आपने एक चीज अपने जाती इस्तेमाल के लिए ली थी, उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एसेट। फिर वो आपको वो चीज पसंद नहीं आई। बात दफा ऐसा होता है, आप मार्केट से एक फ्रिज लेकर आ गए, घर वालों ने बोला यार ये फ्रिज तो अच्छा नहीं है। आप मार्केट से फर्नीचर लेकर आ गए, घर वालों ने बोला यार ये फर्नीचर तो अच्छा नहीं है। आपने फौरन खरीदते लगा दिया उसका OLX पे इश्तेहार, ब्रांड न्यू, नया है, लेकिन हमारे कहते हैं फैमिली के लिहाज से सही नहीं है, इसलिए हम इसको बेचना चाह रहे हैं। ऐसे ऐड लगे हुए देखे नहीं देखे आपने? तो अब अगर OLX पर हम देखते हैं तो OLX पर मेजोरिटी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो लोग अपने पर्सनल एसेट बेच रहे हैं बेटा, या अपनी दुकान की चीजें बेच रहे हैं? सर हम OLX पर दुकानदारों को भी देख लेते हैं, मसला नहीं है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में क्या हो रहा है बेटा? OLX में क्या हो रहा है? OLX का जो सिस्टम है उसमें मेजोरिटी केस में क्या हो रहा है? लोग क्या बेच रहे हैं? अपने पर्सनल एसेट्स। तो हम बोलेंगे पर्सनल एसेट को बेचकर अगर कोई फायदा हो जाए तो उसको हम इनकम बोलेंगे या इनकम नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको इनकम नहीं बोलेंगे। बोले भाई क्यों नहीं बोलेंगे? सर क्योंकि ये नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। और जो नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है उसको हम क्या मान, उसके जरिए जो रिसिट है उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल रिसिट। और ऐसी रिसिट इनकम नहीं होती जब तक के लॉ उसको नाम लेकर इनकम ना बना दे। ठीक है जी। आपकी पॉकेट मनी तो वैसे छोटी मोटी पॉकेट मनी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ अगर पॉकेट मनी हो बिलावल भुट्टो की, है भाई, पॉकेट मनी हो बिलावल भुट्टो की, तो फिर वो पॉकेट मनी का साइज भी क्या होगा? बड़ा हो सकता है ना भाई, क्या कहते हैं? ठीक है जी। तो आपकी पॉकेट मनी तो मतलब पॉकेट मनी चाहे आपकी हो चाहे बिलावल भुट्टो की हो, होगी क्या वो? कैपिटल रिसिट। और उस पर टैक्स नहीं देना, क्योंकि वो वैसे ही अवाम के टैक्स के पैसे हैं। नहीं, वो अवाम के टैक्स के पैसे नहीं है, वो हमारे कर्जों के पैसे हैं। चलें बहरहाल जो भी बोले आप। तो ये दोनों बातें आपके दिमाग में होंगी। मैंने एग्जाम्पल्स दी थी, वो एग्जाम्पल आपके सामने दोबारा आपको जस्ट रिकॉल करते हुए हम आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाया था, बुनियादी बात क्या ली थी? रिसिट लगाई थी हेडिंग। हमने कहा था एवरी रिसिट इज नॉट इनकम। हर जेब में आने वाली चीज इनकम नहीं होती। रिसिट्स आर क्लासिफाइड इनटू, ये अल्फाज हम जोड़ सकते हैं एग्जाम में अगर हमें लिखना हो। रिसिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 रेवेन्यू रिसिट, नंबर 2 कैपिटल रिसिट।
रेवेन्यू रिसिट इज बाय डिफॉल्ट इनकम। रेवेन्यू रिसिट अगर रिसिट क्लासिफाई हो जाए बतौर रेवेन्यू रिसिट, उसको इनकम मानना पड़ेगा। सर कोई गुंजाइश? हम नहीं बोलते सर गुंजाइश निकाल लें, कोई माफी निकाल लें, कोई छूट दे दें। तो माफी का मतलब क्या है? एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन कौन देगा? कानून देगा। कानून चाहे तो किसी भी रेवेन्यू रिसिट को क्या कर दे? माफ कर दे। चलें आज हम नॉलेज में अपना इजाफा करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल्स बढ़ाते हैं, उन्हीं बातों को मजीद नई एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बंदा खेत में बीज बो रहा है, फसल उगा रहा है, एक शख्स जानवर पाल रहा है ताकि उनको आगे बेच सके। जवाब देना बेटा। तो वो ये एक्टिविटी क्यों कर रहा है? इनकम कमाने के लिए, ये ऐसे ही उसका शौक है? घर में गार्डनिंग कर रहा है वो, ये शौकिया कर रहा है या इनकम कमाने के लिए कर रहा है? तो फार्मर की जो एक्टिविटी है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? जबरदस्त। लेकिन लॉ ने बोला एग्जेम्प्ट। लॉ ने बोला माफी, जाओ तुमको माफ किया। यानी इसका मतलब क्या है? अगर आप फार्मर हैं और आप अपने खेतों से आम उगाएं, ठीक है जी, गंदम उगाएं, गन्ना उगाएं, चावल उगाएं, आवाज नहीं है बेटा? ये सारे आइटम जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, इसको बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूस मतलब आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट लॉ की लैंग्वेज में बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से बनने वाला रिजल्ट, प्रोडक्ट, आउटपुट। क्या बोलेंगे इसको? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जवाब दे बेटा, क्या बोलेंगे? सही है ना बेटा? तो एग्रीकल्चर इज व्हाट? एग्जेम्प्ट। अब सुनो, इजाफा करता हूं। आपका जो आइन है, आइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है वफाक को, वफाक मतलब फेडरल गवर्नमेंट को, ये इख्तियार ही नहीं, दोहराए दोहराए दोहराए, फेडरल गवर्नमेंट को ये कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या लगा सके? टैक्स लगा सके। ये कौन बोल रहा है? अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसा बोलने का मायना क्या निकलेगा का समझ ना रहा आपके आपके सामने और इजाफा करता हूं। अगर इमरान खान जोश में आ जाए और असेंबली में एक बिल लाए एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाओ, और वो बिल असेंबली क्या कर दे? पास कर दे, तो बेटा वो जो बिल है ना, वो बिल ही वॉइड एब इनिशियो होगा। आवाज नहीं आ रही है बेटा? क्यों वॉइड एब इनिशियो होगा? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ नहीं करता कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लग सके, किसकी तरफ से? फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई ऐसा बिल जो कॉन्ट्राडिक्शन हो किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कानून बन ही नहीं सकता, वो कानून वॉइड एब इनिशियो। तो सर फिर क्या होगा? तो सबसे पहला काम ये करना होगा सर, कि सबसे पहला काम है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से वो वाली शिक खत्म की जाए। कौन सी वाली? जो ये बोलती है कि फेडरल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं कर सकती, ये वाली बात खत्म की जाए। आवाज नहीं है बेटा? उसके बाद कानून बन सकता है किस चीज का? तो इसका मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा वफाक के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम को क्या कर सके? टैक्स कर सके। कुछ समझे बात या नहीं? उम्मीद है बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ? क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी? हम बोलेंगे यस सर। क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मिलने वाली रिसिट रेवेन्यू रिसिट? हम बोलेंगे यस सर। क्या उसको इनकम मानना चाहिए? यस सर। लेकिन सर उसको लॉ ने एग्जेम्प्ट कर दिया, मजबूरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर इनकम या एग्रीकल्चर से मिलने वाली रिसिट है तो रेवेन्यू रिसिट, लेकिन हम उसको इनकम नहीं मान रहे, या उसको हम एग्जेम्प्ट मान रहे हैं टैक्स से, मुस्तस्ना मान रहे हैं। किससे? उसको इस्तिस्ना हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है। किसको? एग्रीकल्चर इनकम को। तो हम उसको मुस्तस्ना मान रहे हैं किससे? टैक्स से, क्योंकि लॉ ने क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया। उम्मीद है बात समझ में आ रही है? जी बेटा। अगर कोई
अच्छा ओके ओके, गुड, आपने सवाल अच्छा किया बेटा। सवाल इसमें बड़ा सिंपल सा है कि आपका जो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट मैटर है वही क्या है इलीगल। तो अगर सब्जेक्ट मैटर इलीगल होगा तो इलीगल सब्जेक्ट मैटर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इनकम आपने डिस्क्लोज तो नहीं करनी है, जाहिर सी बात है कि आपने क्या कमाया। हाँ, अब एक समझेगा जरा बात को। अब मैं इसकी मिसाल दूं, क्या इलीगल, आपका सवाल इसको सीधा कर लें, क्या इलीगल एक्टिविटी पर टैक्स देना पड़ सकता है? तो इसका आंसर यस, यस देना पड़ सकता है। कैसे समझेगा बात को? आपके पास जो विंडोज है कहां पर, कंप्यूटर में, वो आपने लाइसेंस ली हुई है? आवाज नहीं है बेटा, लाइसेंस है? माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स को पैसे दिए आपने? बोला सर बिल गेट्स को भी कोई पैसे देता है क्या? वो हमें पोलियो के कतरे पिला रहा है मुफ्त में, विंडोज नहीं दे सकता मैं मुफ्त में, पोलियो के कतरे पिला रहा है मुफ्त के अंदर। बोला यार साथ साथ विंडोज भी दे दिया करो, एक पोलियो के कतरों के साथ एक सीडी विंडोज की भी दे दिया करो, लाइसेंस दे दिया करो हमें यार, हैं? ये विंडोज नहीं दे रहा हमें। बोला, हम बोला हम वो खुद फ्री, पोलियो के कतरे पीने के बाद हमारे अंदर दिमाग में समझ के आई कि जब पोलियो के कतरे फ्री में है तो विंडोज भी फ्री में होनी चाहिए। नहीं बेटा, तो हमारी पाकिस्तानी मेजोरिटी अवाम क्या करती है, विंडोज अपनी मर्जी से चला रही होती है फ्री। लेकिन सिंपल सवाल है, विंडोज मिलती कहां से? किसी सीडी में, डीवीडी में। अब तो इंटरनेट स्पीड बहुत बढ़ चुकी है तो डाउनलोड जाती है, लेकिन मार्केट में मिलती नहीं मिलती। वो सीडी डीवीडी बनाने वाला कॉपी करके बेच रहा है। आवाज नहीं है बेटा। तो अब लॉ ये देखेगा वो क्या बेच रहा है, वो सीडी बेच रहा है बस, वो डीवीडी बेच रहा है, उसमें वो क्या बेच रहा है लॉ ये नहीं पूछेगा। तो एक्टिविटी क्या हुई उसकी, लीगल इलीगल? पायरेसी कर रहा है, पायरेसी। पायरेसी इज व्हाट, इलीगल। लेकिन पायरेसी के खिलाफ एक्शन कौन लगवाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। जब तक माइक्रोसॉफ्ट एक्शन नहीं लेगा, वो तो सीडी बेच रहा है ना भाई। अब सीडी में क्या बेच रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ, उसने सीडी बेच के क्या कमाया, पैसा। वो उसकी क्या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, उसको टैक्स देना है। समझे बात या नहीं? तो अब आप बोल रहे हैं कि सर एक बंदा क्या कहते हैं, ये अफगानिस्तान में उगने वाली चीज, ठीक है ना, अफीम बोले क्या बोले, बहरहाल जो भी है, उनके पौधे उगते हैं ना वहां पर। इस्लामाबाद में तो वैसे चर्च के पौधे लगे हुए हैं जगह जगह, घरों के बाहर उग जाते हैं। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहां वहां बकरा ईद के अगर क्या कहते हैं वो गाय और बकरे आ जाते हैं ना, वो अगर वो खा लेते हैं वही बेचारों की हालत खराब हो जाती है। वो बचाते हैं उनको, वो वहां जगह जगह चर्च उगी हुई है इस्लामाबाद में। ठीक है जी। हाँ बेटा, कॉपी करके बेचना इलीगल है हमारे यहाँ जो है, माशाल्लाह आप किताबें देख लें, जितनी भी इंटरनेशनल किताबें होती हैं सारी की सारी कॉपियों के बिक्री होती है। तो बिजनेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? क्या उन बिजनेसेस को चलने से रोका जा रहा है? तो एक्टिविटी बिल्कुल उनकी इलीगल है, पायरेसी कर रहे हैं, लेकिन उन पायरेसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, यानी वो चीज खुलेआम मार्केट में बिक रही है, तब आपको टैक्स भी देना है। हाँ, अब सवाल क्या क्या जो आप बोल रहे हो, क्या वो खुलेआम उगाई जा सकती है, क्या खुलेआम बेची जा सकती है भले इलीगल? अगर खुलेआम उगाई जा सकती है, बेची जा सकती है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर टैक्स भी देना पड़ेगा। ये उसूल है। तो क्या टैक्स में इलीगल एक्टिविटी टैक्स हो सकती है? यस हो सकती है। ऐसी इलीगल एक्टिविटी जिसके लिए, जिसको इलीगल साबित करने के लिए किसी पार्टी ने एक्शन लेना हो। कॉपीराइट क्लेम मेरा होगा, तो जब तक कि मैं वो कॉपीराइट क्लेम आके नहीं करूंगा, तो आपके लिए वो चीज क्या हो जाएगी, इखलाकी तौर पर तो क्या है, गलत है, शरई तौर पर गलत है, लेकिन कानूनी तौर पर शायद गलत ना हो, क्योंकि मैं आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम मेरा है। तो क्लेम करूंगा तो एक्शन बनेगा, क्लेम नहीं करूंगा तो एक्शन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से गुंजाइश बन गई बेटा किस चीज की, इस तरीके से गुंजाइश बन गई किस चीज की, इलीगल एक्टिविटी के भी टैक्स होने की। समझ रहे हैं बात या नहीं? चलें बारह। तो हमने एग्जाम्पल क्या दी बेटा, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, उसको बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। लेकिन लॉ ने क्या कर दिया बेटा, उसको नाम लेकर एग्जेम्प्ट कर दिया। यहां लॉ ने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ने पाबंदी लगा दी। पक्का बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या था बेटा, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी।
आपने, मैंने अभी एग्जांपल दी, जो लोग बाद में आए, मैंने कहा आपने अपने घर के लिए एक रेफ्रिजरेटर क्या किया, परचेज किया। तो जब घर पहुंचा तो घर वालों ने बोला इसमें तो पूरा बकरीद वाला गोश्त नहीं आएगा, हैं, इसमें तो पूरा बकरा पूरी गाय नहीं फिट होगी भाई, इसका साइज इतना नहीं है, तो ये वाला खत्म करो, दूसरा लेकर आओ। तो आपने बोला अब क्या करें इसका, बोला इसका OLX पे लगा दो। तो अब ये बताइए जो आपने फ्रिज खरीदा था, ये बतौर इन्वेंट्री आगे बेचने की नीयत से खरीदा था या इस्तेमाल की नीयत से खरीदा था? अगर आप इसको बेचें, इस पे आपको क्या हो जाए, गेन हो जाए, जवाब दें। तो फिर होने वाला गेन आपकी इनकम नहीं है, इसको बोलेंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पर्सनल एसेट। दोहराइए दोहराइए, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पर्सनल एसेट, ये इनकम नहीं है जब तक के लॉ इसको इनकम ना बोले। इसका मतलब आप तय कर लें, आप अपनी पर्सनल कार बेचें, आप अपना पर्सनल मोबाइल फोन बेचें, आप अपना पर्सनल लैपटॉप बेचें, बोले घर का AC बेचें, फर्नीचर बेचें, दरवाजे खिड़कियां सब बेच दें पर्सनल, तो उसको बेचकर जो भी गेन हो गया वो गेन तो है लेकिन वो इनकम नहीं है, क्योंकि ये थ्रू नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। और उसको इनकम जब ही माना जाएगा जब लॉ उसको नाम लेके डीम्ड इनकम बोले। अगर लॉ किसी भी कैपिटल रिसिट को इनकम बोल दे तो फिर वो बजाहिर तो मेरी और आपकी लैंग्वेज में इनकम नहीं है, लेकिन उसको लॉ के बोलने की वजह से क्या मानना पड़ेगा बेटा, डीम्ड इनकम। क्या मानना पड़ेगा? उम्मीद है सारी बातें याद हो। ठीक है जी। फिर हमने कहा था इसकी एक और पहचान क्या थी, वॉलेंट्री रिसिट। कौन सी रिसिट बेटा? वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री रिसिट और वॉलेंट्री रिसिट। हमने कहा ऐसी नॉन वॉलेंट्री रिसिट जो जिसके ऊपर आपका लीगल राइट स्टैब्लिश होता हो। इसकी एग्जांपल क्या दी थी मैंने, प्राइस बॉन्ड, कोई कंपनी की इनामी स्कीम, कोई इनाम शो वगैरह जहां पर आपने कोई परफॉर्मेंस वगैरह दी और क्या मिल गया आपको, इनाम मिल गया, तो प्राइस बॉन्ड खुल गया। ठीक है जी, लॉटरी खुल गई, इस तरह के आइटम। तो उसमें क्या होगा, आपका लीगल राइट एस्टेब्लिश होगा। अगर आपको उसको सामने वाला शख्स आपके पैसे देने से क्या करे, इनकार करे, तो आप कोर्ट जाके उस राइट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सारी बातें ठीक है जी। फिर ये वॉलंटरी एसेट ईडी हो गई, ठीक है, पॉकेट मनी हो गई, ये तमाम बातें मैंने की थी। फिर मैंने एक बात और की थी, अगर याद हो आपको, कि कुछ ऐसे लीगल राइट्स हैं जो शरीयत की वजह से क्या होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं। तो वो राइट्स जो शरीयत की वजह से स्टैब्लिश हो रहे हैं और शरीयत की बिना पर हम कहा जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, और कोर्ट जाकर उन राइट्स को हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्टैब्लिश कर रहे हैं। बताइए, कोर्ट जाकर अगर हम उन राइट्स को क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो उनको हम इनकम नहीं मानेंगे। जिसमें हमने एग्जाम्पल क्या दी, इनहेरिटेंस, विरासत में मिलने वाली रकम या सामान, वो आपके लिए इनकम नहीं है। पक्का? हक महर की रकम इनकम नहीं है, जहेज मिल गया इनकम नहीं है। पक्का ना भाई, जिसको मिला उसके लिए इनकम नहीं है। अगर कल से इमरान खान बोले भाई ये जरा क्या करो, इनको जहेज पे भी टैक्स निकालो जरा लगाओ, है ना भाई, तो फिर देखो कितना टैक्स कलेक्ट होता है। आज वैसे आज बता टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट, आखिरी तारीख, और ये पहली बार हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि जो लॉ के अंदर लास्ट डेट है उसी पे लास्ट डेट बन रही है, मतलब वरना हर बार ये डेट क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, इसमें आ जाती है एक्सटेंशन। चलो बहरहाल ये सारी गुफ्तगू हो गई, हमें एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई किसके बारे में बेटा, इनकम के बारे में। तो अब हम इसके जरिए लॉ में मौजूद इनकम की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे पहली डेफिनेशन, जो किसने बताई, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने। किस चीज की, किस चीज की, इनकम की। ठीक है जी, इनकम, सही जी। जी बेटा, गैम्बलिंग वो भी इनकम। देखो जुआ हमारे मुल्क में लीगल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी बेटा? सुनो बेटा बात, जुआ हमारे मुल्क में पहले बताओ लीगल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी? जैसे मिसाल के तौर पे, क्या हमारे मुल्क में जगह जगह कसीनो बने हुए? बोले बोले, कसीनो कसीनो, मतलब लोग हमारे यहाँ फुटपाथ पे लूडो खेल लेते हैं, मतलब नहीं,
फुटपाथ पे हमारे यहाँ लोग चादर बिछा के ताश खेल रहे होते हैं। बोला हाँ ऐसे नहीं खुल रहे तो हम अपना खोल लेंगे, 4 बंदों का कसीनो, वो आपस में लगा लगा के खेल रहे होते हैं ना भाई, चल तो रहा होता है जुआ, लेकिन वो लीगल है इलीगल? इलीगल। तो लिहाजा जाहिर सी बात है उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ पाकिस्तान में एक जुआ है जो जिसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन इनकम, क्या वो लॉ में मौजूद है और उसकी बाकायदा क्या है टैक्सेशन। अब वो उसकी नौयत क्या है वो आपके सामने आएगी। आपने सवाल पूछ लिया तो यस एक हेड हमारे पास मौजूद है बिजनेस इनकम के अंदर, उसको कौन सी इनकम बोलते हैं? स्पेकुलेशन। वो कीन्स वाला स्पेकुलेशन मोटिव, अगर आपको याद हो कौन सा मोटिव। तो यस हमारे यहाँ जुआ चलता है, वो कहाँ चलता है? स्टॉक एक्सचेंज में, डेरिवेटिव मार्केट में, ठीक है ना। तो उस मार्केट से रिलेटेड जो भी जुआ है वो बिल्कुल लीगल है और वो लॉ के अंदर भी क्या है टैक्सेबल है। अब उसकी नौयत क्या है कि वो जुआ कैसे है या लॉ उसको स्पेकुलेशन इनकम क्यों बोल रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर ज्यादा क्या कहते हैं समझने की जरूरत है, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, बोले तो देते चले भाई समझना। एक होती है बिजनेस इनकम, एक होती है स्पेकुलेशन इनकम। क्या बेटा? एक कौन सी इनकम होती है? बिजनेस इनकम। दूसरी कौन सी इनकम होती है? स्पेकुलेशन इनकम। दोहराइए जरा सर। एक होती है बिजनेस इनकम, एक होती है स्पेकुलेशन इनकम। बिजनेस इनकम क्या है भाई? इन्होंने 10 बोरी आटे की खरीदी 1000 रुपए के हिसाब से। कितनी कीमत हुई? 10,000 रुपए। और इन्होंने वो इनको बेच दी, ठीक है जी, 1500 पर बोरी के हिसाब से। तो मतलब 1000 वाली चीज कितने की बेची? 1500 की। यस और नो? और कितना पैसा कमाया? 15,000। 15,000 में से 10,000 क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाएगी। यस और नो? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, तो 5,000 क्या बन जाएगी? इनकम। कौन सी इनकम? बिजनेस इनकम। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर जो चीज खरीदी थी वो किस नीयत से खरीदी थी? इन्वेंट्री, बेचने की नीयत से खरीदी। पक्का? कंफर्म? लेकिन इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। अब समझिएगा जरा, ना इसकी बेचने की नीयत है ना उसकी खरीदने की नीयत है, दोनों प्राइस फ्लक्चुएशन पे जुआ खेल रहे हैं। अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होगा, इन दोनों को बाउंड करेगा, पाबंद करेगा। समझिएगा जरा इस बात को, अच्छी तरीके से समझिएगा इस बात को। तवज्जो दरकार होगी आपकी बहुत ज्यादा बेटा। मेरे ख्याल से तवज्जो अगर तुम यहाँ कर दो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसको तुम इग्नोर करो, मेरे मुझसे मुझे सुनो, लोगों के आने जाने को मत देखो, है ना। किसकी एंट्री हो रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको मैंने एडमिट करना है। अगर तुम ये दे या तो एक काम करो, फिर मैं तुम्हें लगा देता हूँ, एक लैपटॉप दे देता हूँ, तुम जरा क्या कर लो, एडमिन बन के चीजों को मैनेज कर लो। मैं थोड़ा रिलीफ में आ जाऊंगा, फिर मुझे चीज देखनी नहीं पड़ेंगी। अगर तुम्हें शौक है इस काम का तो मैं तुम्हें रख सकता हूँ बेटा इस काम के लिए। ठीक है जी, क्या कहते हो? बोलो बोलो अगर है जी। को होस्ट ज्वाइन करो बेटा, तुम्हें को होस्ट बनाते हैं, आ जाओ। ठीक है जी। अच्छा जी, तो बाद में क्या कर रहा था? अब ये कहता है, यानी ये जुल्फिकार जुलकरनैन 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 कहता है हन्नान को, भाई बड़े दिनों बाद आया ना, मैं नाम भूल गया, हन्नान, हन्नान को, कि मैं तुमसे 10 बोरी आटे की खरीदना चाहता हूं। कितनी कीमत पर? 1500 रुपए पर बैग। ठीक है, कितने कितनी कीमत पर? पक्का? और ये कॉन्ट्रैक्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब अगर परफॉर्म करेंगे तो ये नहीं, ये कब परफॉर्म होगा? आज से 30 दिन बाद। प्राइस कब तय हुई? आज। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होगा? उम्मीद है मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूं जो लॉ में कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स को समझते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कब तय हुआ? आज। परफॉर्मेंस कब होगी? 30 दिन बाद। लेकिन असल हकीकत इसकी है ना, इसने पर मतलब फिजिकल परफॉर्मेंस ना इसने देनी ना उसने देनी, बैक पर दोनों की नीयत फिजिकल परफॉर्मेंस की नहीं है। फर्ज कर ले 30 दिन पूरे हो गए, आज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का दिन आ गया,
तवज्जो से सुनिएगा, आज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का दिन आ गया, 30 दिन क्या हो गए, पूरे हो गए। तो ना इसके पास बोरियां हैं ना उसको चाहिए। अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट करेंगे अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी। क्या ये सवाल आ गया तो मैंने कहा जवाब दे दूं वरना बात रह जाएगी, तो ये टॉपिक थोड़ा हमारा साइड पे चला गया, लेकिन सुन लो, अगर ये इस कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट करते हैं बेटा अदरवाइज देन, तो इसमें इन्वॉल्व है स्पेकुलेशन। कैसे? अगर ये कहता है कि लाओ भाई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, तो इसके पास तो बोरियां है ही नहीं, तो सवाल क्या है, आज 30 दिन बाद मार्केट प्राइस क्या है? तो अगर आज 30 दिन बाद मार्केट प्राइस 1800 रुपए, तो इसका मतलब क्या है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ये 1800 वाली बोरी 1500 में बेचेगा, तो इसको कितना लॉस है? 300 रुपए पर बोरी का लॉस है। यस और नो? सोचिए जरा इस बात का, है या नहीं? जवाब दें सब लोग। अब ये बोलेगा यार तुम मुझे, अगर मैं तुम्हें 10 बोरियां तो तुम मुझे पर बोरी कितने पैसे दोगे? 1500। तो एक काम करो, 300 रुपए पर बोरी मुझसे ले लो, उसको अपने 1500 में मिला लो और मार्केट जाके बोरी खरीद लो, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना इसने बोरियां बेचनी थी ना उसने बोरियां खरीदनी थी, दोनों ने क्या खेला? दोनों ने प्राइस फ्लक्चुएशन पे क्या खेल लिया? जुआ खेल लिया। तो इस केस में सेलर को 300 रुपए पर बोरी क्या हो गया? स्पेकुलेशन लॉस हो गया। जुए में हमेशा एक पार्टी विनिंग पोजीशन में होती है, दूसरी पार्टी लूजिंग, और बायर को इस केस में 300 रुपए का क्या हो गया? स्पेकुलेशन गेन हो गया। क्या कहते हैं आप? उसकी जेब में बिला हो जाए क्या आ गए? 300 रुपए आ गए, इसकी जेब में बिला हो जाए 300 रुपए निकल गए, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। ना बोरी यहां से वहां गई, ना वहां से पैसे यहां आए। क्या ख्याल है बताइए? इसको क्या बोलेंगे? जुआ ही बोलेंगे ना। और अगर आज के दिन मार्केट में एक बोरी की कीमत क्या हो? 1200 रुपए हो, तो अब क्या होगा? इसको भी बोरी नहीं चाहिए, ये इसको बोलेगा अगर तुम मुझे मार्केट से 1200 की बोरी खरीद कर कितने की बेचोगे? 1500 की, तो तुम्हें कितना फायदा होगा? 300 रुपए। एक काम करो, ये लो यार पर बोरी 300 रुपए रख लो, मुझे बोरी बोरी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कैसे किया बेटा? अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी। फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं हुई, बस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? बैठे बैठे सेटल हो गया। इसको क्या बोलेंगे? ये शेयर्स में भी होता है, बिल्कुल। इसके लिए कोई कमोडिटी क्या कहते हैं, ये शेयर्स में भी होता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्पेकुलेशन है। ठीक है बेटा? तो मैं याद रखिए, मैं आपको लॉ, मर्केंटाइल लॉ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको टैक्स लॉ पढ़ा रहा हूँ, और टैक्स लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसको टैक्स लॉ किस नाम से जानता है? स्पेकुलेशन इनकम। तो क्या जुआ इनकम, जुए की इनकम इनकम हो सकती है? हो सकती है, ऐसे जिस तरह के जुए हमारी मार्केट में चल रहे हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर हुई होगी। इसमें जुआ कहां से आया बेटा? इंशाल्लाह हमारा जो 15वां चैप्टर होगा इनकम टैक्स का, जो हम पढ़ेंगे, अभी तो हम चैप्टर नंबर 0 पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम जब चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे इंशाल्लाह वहां आपको साबित करेंगे इसमें जुआ कैसे आया। थोड़ा सा इंतजार, ठीक है जी। हम आते हैं कहां पर बेटा? वापसी। प्लीज बेटा, हम आते हैं कहां पर? वापसी। किस डेफिनेशन पर? इनकम की डेफिनेशन पर। स्टार्ट करें भाई। डेफिनेशन ऑफ व्हाट? जवाब दें। डेफिनेशन ऑफ व्हाट? इनकम। हमने पहचान लिया इनकम किसे बनना चाहिए। अब देखते हैं हमारा लॉ इनकम की डेफिनेशन क्या डिफाइन करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि लॉ के नजदीक कौन सा लॉ? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस में इनकम की क्या है? डेफिनेशन है। अच्छा भाई समझेगा जरा बात को, जो भी कानून होगा उसका होगा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन क्या होता है? वो लाइन जिसमें कानून बताया जा रहा होता है। ठीक है जी। तो लॉ का एक हिस्सा होता है कानून की शक्ल में, उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन नंबर 1। तो लॉ के मुख्तलिफ क्या होते हैं? सेक्शन होते हैं। उन सेक्शंस के नीचे क्या आते हैं? सब सेक्शंस आते हैं। उन सब सेक्शन के नीचे क्या आते हैं? क्लाउजेस आते हैं। अब क्योंकि मैं तो आपको डायरेक्टली ऑर्डिनेंस से नहीं पढ़ा रहा, इसलिए ये डिस्कशन इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, और कर लेंगे इसको भी किसी दिन बैठकर। लेकिन सिंपल बता रहा हूं,
आपको आगाज बता रहा हूं, कोई भी लॉ कहां से शुरू होता है? सेक्शन नंबर 1 से। ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 1 उस लॉ का जुरिस्डिक्शन डिफाइन करता है कि ऑब्वियसली ये कानून जो है उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रहते हुए टैक्स आयत कर सकता है ना बेटा, उससे बाहर तो नहीं कर सकता। क्या कहते हैं आप? अच्छा, अगर फर्ज करें सिंध गवर्नमेंट एक टैक्स लगा, मैं इसका फर्क समझा दूं आपको ताकि आप जुरिस्डिक्शन लॉ को समझ जाएं। सिंध गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, आवाज नहीं बेटा, सिंध गवर्नमेंट क्या लगाती है? तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंध की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में लगा सकती है, पंजाब की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में सिंध हुकूमत टैक्स ले सकती है। सिंध हुकूमत का इख्तियार जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंध की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में टैक्स लगाने का होगा। जैसे एक टैक्स है उसको बोलते हैं सिंध सर्विस सेल्स टैक्स। क्या बोलते हैं? जो आप रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना वगैरह खाते हैं उस पर जो सेल टैक्स लगता है, वो सेल टैक्स इमरान खान को यानी फेडरल गवर्नमेंट को नहीं जाता, बल्कि वो कौन कलेक्ट करता है? साईं, साईं की जेब में जाता है, मतलब सिंध गवर्नमेंट की जेब में जाता है। टेलीफोन, इंटरनेट, इन पे जो सेल टैक्स लग रहा है कहां पर? सिंध में। अब बताइए पीटीसीएल अपनी सर्विसेज सिंध में दे रहा है, जोंग, मोबिलिंक, ये सब अपनी सर्विसेज सिंध में दे रहे हैं, पंजाब में भी दे रहे हैं, केपीके में भी दे रहे हैं, बलोचिस्तान में भी दे रहे हैं, इस्लामाबाद में भी दे रहे हैं। आवाज नहीं है बेटा, ये सर्विसेज है ना। और 18वीं तरमीम के बाद, 18वीं तरमीम के बाद 18वीं सूबे को इख्तियार मिल गया कि वो अपने सूबे के अंदर क्या करे? रेवेन्यू जनरेट कर सके, मतलब टैक्स लगा सके। तो 18वीं तरमीम के बाद सिंध ने सिंध सर्विस सेल टैक्स लगाया, पंजाब ने पंजाब सर्विस सेल टैक्स लगाया, केपीके ने, बलूचिस्तान ने। जवाब दो ना भाई। तो अब बताओ पीटीसीएल जो सर्विसेज दे रहा है सिंध की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, उस पर सेल टैक्स पंजाब गवर्नमेंट आयद करेगी, फेडरल गवर्नमेंट आयद करेगी या सिंध गवर्नमेंट आयद करेगी? तो वो इस किसके स्कोप में? सिंध गवर्नमेंट के स्कोप। पंजाब में जो पीटीसीएल सर्विस दे रहा है उस पर सेल टैक्स कौन चार्ज करेगा? पंजाब गवर्नमेंट। क्या सिंध गवर्नमेंट बोल सकती है नहीं पंजाब वाली सर्विस पे भी हम सेल टैक्स चार्ज करेंगे? तो इसका मतलब सिंध सर्विस सेल टैक्स का लॉ है उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उसकी जुरिस्डिक्शन, उसकी हुदूद सिंध है। इस तरह जो कानून किसकी तरफ से आएगा? वफाक की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, उसकी हुदूद क्या होगी? पाकिस्तान। और बास कवानीन आजाद जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई नहीं होते क्योंकि आप उसको पाकिस्तान से अलहदा एक इंडिपेंडेंट रियासत मानते हैं। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ये कुछ टेक्निकल गुफ्तगू हैं जो कभी आपके सामने आती जाएंगी, फिर आप बोलेंगे सर आपने कश्मीर को अलग कर दिया। भाई मैं कश्मीर को अलग नहीं कर रहा, मैं आपको कानून समझा रहा हूँ। इंडिया ने वो स्टेटस कश्मीर का खत्म कर दिया। पहले इंडिया के अंदर भी कश्मीर जो थी वो क्या थी? इंडिपेंडेंट रियासत थी। मोदी ने वो खत्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में से, तो वहां का कश्मीर क्या बन गया? सूबा बन गया। अभी पाकिस्तान के लिए कश्मीर सूबा नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान भी इंडिया की तरह वही काम करे तो फिर ये पाकिस्तान में रियासत नहीं बल्कि सूबे के तौर पे शामिल हो जाएगा। अब मैं इतनी लंबी बहस नहीं करता आपके सामने, मैं आता हूं इनकम की तरफ, असल मुद्दे की तरफ। चलो भाई, इनकम। और इनकम लफ्ज को समझने के लिए हमने बुनियाद किसको मानना है? रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट वाली बात को। हाँ जी, क्या लिखा हुआ आ गया भाई? सबसे पहली बात, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट subject to deduction of tax, any amount subject to deduction of tax। उसके बाद बोलिए बेटा प्लीज, एनी अमाउंट treated as income।
आवाज नहीं बेटा, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। एंड नंबर 4, एनी लॉस ऑफ इनकम। कितनी बात आ गई बेटा? 4 बात। यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से इनकम इन चारों में से कोई एक कंडीशन में फॉल करती है। जिसको आप इनकम बोलेंगे वो क्या होगी? एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम। चले भाई, सेकंड और फोर्थ पॉइंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो है आप जज कर सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है। आसान लफ्जों में फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसेट। आवाज नहीं है बेटा, क्या है ऐसा पॉइंट? क्या मतलब? वो इनकम जिस पर बाय डिफॉल्ट टैक्स लगना हो। आवाज नहीं है यार। वो इनकम जिस पर बाय डिफॉल्ट टैक्स लगना हो, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जिस पर बाय डिफॉल्ट टैक्स लगना हो, जिस पे टैक्स चार्ज होना ही हो, जिस पे टैक्स आपको पे करना ही हो, कुछ भी हो जाए, वो क्या है? इनकम है। तो मतलब ये कौन सी रिसीट है जिसको बाय डिफॉल्ट इनकम मानना पड़ता है? तो सर पहली लाइन का मीनिंग क्या मतलब बना? रेवेन्यू रिसीट। अच्छा जी, तीसरी लाइन समझ लेते हैं। एनी अमाउंट, वो जिसको इनकम मान लिया जाए, जिसको लॉ इनकम बोल दे, भले आपकी नजरों में इनकम ना हो। आवाज नहीं है बेटा। एनी अमाउंट ट्रीटेड इनकम, जिसको हमने इनकम बोल दिया, मानो इनकम है, झगड़ा मत करो, बहस मत करो, हमने बोला इनकम है तो मान लो। तो क्या मतलब इस बात का? वो थी तो क्या? कैपिटल रिसिट, उसको इनकम कहलाना नहीं चाहिए, लेकिन हमने लॉ में उसको इनकम बोल दिया, अब आप भी मान लो। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस थर्ड लाइन का मतलब क्या हुआ? कैपिटल रिसिट। जवाब दीजिएगा प्लीज। चलें जी, कैपिटल रिसिट के अंदर हम एग्जाम्पल में इजाफा करते हैं। पहली बात है, अभी तक हमने कैपिटल रिसिट की कौन कौन सी एग्जाम्पल पढ़ी? पॉकेट मनी कैपिटल रिसिट, यस और नो? लॉ में अभी तक पॉकेट मनी को इनकम बोला नहीं गया, तो क्या इस लाइन में वो फॉल कर जाएगी? नो। सर क्या पॉकेट मनी कैपिटल रिसिट है? यस है। क्या लॉ ने उसको इनकम ट्रीट किया है अब तक? अगर ट्रीट कर ले तो इनकम मानना पड़ेगा, अभी तक ट्रीट नहीं किया तो इनकम नहीं, बच गए, इस डायरेक्शन में फॉल नहीं किया। पक्का कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। हकमेहर कैपिटल एसेट, हकमेहर कैपिटल एसेट, लॉ ने इनकम ट्रीट किया नहीं, बच गए। जहेज गिफ्ट, आवाज नहीं है बेटा, जहेज कैपिटल एसेट, लॉ ने इनकम ट्रीट किया, बच गए। अच्छा जी, उसके बाद आगे सोचिए क्या क्या एग्जांपल दिए मैंने आपको। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पर्सनल एसेट, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ, लॉ ने इनकम ट्रीट किया, अगर नहीं तो बच गए। लेकिन कुछ पर्सनल एसेट्स ऐसे हैं जो अभी आपकी नॉलेज में आए नहीं, आगे आएंगे। हक महर को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, बता दो यार कोई? मेरे ख्याल से डोरी है ना? दोनों दोनों वो अंग्रेज इसमें फर्क नहीं करता। बोला अंग्रेज बोला ये जो यहां से वहां जाए और वहां से यहां आए, अंग्रेज बोलता दोनों बैलेंस। सही है भाई, है ना? मेरे ख्याल से तो यही बोलते हैं शायद, जहां तक मुझे मुझे समझ में आता है। वो बोलते हैं इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। ठीक है ना भाई, बात एक ही है। चलें जी, सही है बेटा। चलें, वो उनको अंग्रेजी की फिक्र लग गई। भाई अगर पेपर में आप हक महर लिख दोगे तो आईके कोई नंबर नहीं काटेगा, उसको पता है कि आप एक शरीय वाले पॉइंट की बात कर रहे हो, तो हक महर को हक महर ही लिखा जाएगा। और हमारे लॉ में ऐसी अल्फाज मेंशन है, एज इट इज मेंशन, हक महर को हक महर ही लिखा गया है, क्योंकि लॉ हमारे पाकिस्तान से मुताल्लिक है। पाकिस्तानी के अलावा किसी और पे अप्लाई नहीं होना। किसी और पे अप्लाई हो सकता है, इससे ये अलग बात है, वो भी हो सकता है अगर वो पाकिस्तान आ जाए। ठीक है ना? तो वो मसला हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान आए बगैर हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। लॉ में इतनी भी गुंजाइश है, लेकिन वो सारी गुंजाइशें आगे जाके आएंगी, फिल वक्त तो आप इस पर गौर करें।
तो भाई पॉकेट मनी नहीं सर। अच्छा जी सर लोन रिसीव किया, लोन रिसीव किया, पैसे मेरी जेब में है, क्या होगा कल क्या कर दूंगा, वापस करूंगा ना। तो लोन को कोई भी इनकम नहीं मानता। लोन तो बाय नेचर क्या होता है सर, लायबिलिटी होता है। सर अकाउंटिंग पढ़ी है सर हमने, हमें पता है सर। लोन की एंट्री होती है बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट, नहीं ये एंट्री नहीं होती। लोन की एंट्री होती है ना बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट, नहीं ये एंट्री नहीं होती। फिर लोन की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक डेबिट लोन बतौर लायबिलिटी क्रेडिट, यस और नो, यही एंट्री होती है ना भाई। तो कोई भी लोन को इनकम नहीं मानता, लोन को सब क्या मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं, यस और नो भाई। लेकिन अगर बोले लॉ, ये बोले नहीं बेटा लोन को क्या मानो, इनकम मानो, तो क्या करोगे, मानना पड़ेगा। दो एग्जाम्पल देता हूं आपको जहां पर लॉ ने लोन को क्या बोला। अभी जाहिर सी बात है ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत अर्ली स्टेज पर है, लेकिन क्योंकि आपकी दिमाग की टैक्स के लिहाज से डेवलपमेंट शुरू हो रही है, तो इन एग्जाम्पल्स को रिटेन करेंगे तो आगे जाके ये एग्जाम्पल्स क्या होंगी, वेरीफाई होंगी। किसको, आपको। पहली एग्जाम्पल, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 39। कौन सा सेक्शन बेटा, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या बोलते हैं, इस लफ्ज को भी सीखेंगे लेकिन बता रहा हूं, सेक्शन 39 सब सेक्शन 3, सेक्शन 39 सब सेक्शन 3, दोहराइए जरा, सेक्शन 39 सब सेक्शन 3। ये क्या कहता है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर एक शख्स, यानी कि मुसैब, शख्स है, पक्का कंफर्म शख्स ही है, अच्छा, अगर एक शख्स दूसरे शख्स से, यानी कि शहमीर, ये भी शख्स है, पक्का आपको यकीन है। तो अगर एक शख्स दूसरे शख्स से क्या ले, लोन ले, आवाज नहीं है बेटा, क्या ले, यानी मुसैब ने किससे लोन लिया, तो शामिर ने मुसैब को लोन दिया। तो इनकम किसकी मानी जाएगी, अगर मानी जाए, रिसीव करने वाले की, देने वाले की। पैसा जिसकी जेब में इनफ्लो हुआ आमतौर पे इनकम उसकी मानी जाती है टेक्निकली। तो पैसा किसकी जेब में आया, मुसैब की जेब में। किसकी जेब से गया, किस हैसियत से गया, लोन की हैसियत से। तो अगर एक सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स से लोन ले, अदरवाइज देन थ्रू बैंकिंग चैनल, अदरवाइज देन थ्रू, यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू ना ले, मतलब पैसा इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, यानी इसने इसको लोन दे दिया किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में। किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में। और ये टैक्स पेयर है, इसका एनटीएन बना हुआ है, किसका, लोन देने वाले का। क्या बना हुआ है इसका, एनटीएन। और ये लोन देने वाला कोई बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी नहीं है। तो फिर ऐसा लोन देना, ऐसा लोन देना रेसिपिएंट की क्या माना जाएगा, माना जाएगा, क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। ये कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं या लॉ बोल रहा है, तो लॉ बोल रहा है मान लो कि ये इनकम है। हाँ अगर इसने कैश लोन ना दिया होता, अकाउंट टू अकाउंट दिया होता, तो फिर इसने लॉ के इस सेक्शन को वायलेट नहीं किया होता, तो फिर ये ट्रांसफर इनकम माना नहीं जाता। किसके लिए, मुसैब के लिए। आवाज नहीं आ रही बेटा, इसका मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहां पर रेसिपिएंट के लिए लोन की रकम भी इनकम मानी जा सकती है। तो अल्फाज क्या लिखे हुए आ रहे हैं, एनी अमाउंट जिसको हम इनकम ट्रीट करवा लें, तो तुम भी क्या कर लो, उसको इनकम मान लो। अभी चीखता रहे तो लोन है, चिल्लाता रहे तो लोन है। तो लो भाई, लॉ बोलेगा हाँ ये लोन तो है, लेकिन क्योंकि हमने इसको स्पेशली क्या ट्रीट किया, तो अब आपको इनकम मानना पड़ेगा, उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, प्राइवेट कंपनी होती है, अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट पब्लिक कंपनी, नहीं गलत बोल गए, देखो ये हाल है हमारे। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये थी डेफिनेशन बेटा। कुछ दिनों में हालात हमारे क्या हो गए, खराब हो गए।
या पहले से खराब थे? नहीं खराब नहीं थे, अच्छे थे। अच्छा जी, तो प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है, प्राइवेट कंपनी का होता है, आवाज ही नहीं आ रही यार, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है। अच्छा, ज्यादातर केसेस में होता क्या है, जो प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर था वही अपने आप को डायरेक्टर लगा लेता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? पता है ना, तमाम बात होगा। लेकिन ये इनकम टैक्स लॉ बोल रहा है, इनकम टैक्स लॉ ये बोल रहा है कि अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपनी कंपनी से, जिसका वो शेयर होल्डर है, क्या ले, लोन ले, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स, अवेलेबल मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, माजी के जितने भी प्रॉफिट है, मतलब मिसाल के तौर पर कंपनी के पास 10 लाख के रिजर्व्स, इक्विटी सेक्शन में रिजर्व में 10 लाख के प्रॉफिट रखे हुए हैं, जो पिछले साल से लेकर इस साल तक जितने भी साल गुजरे उनकी जमा करके रिटेन अर्निंग बनती है, ठीक है ना बेटा। तो लॉ ये कहता है कि अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपनी कंपनी से क्या ले बेटा, लोन ले, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स उस लोन को डिविडेंड माना जाएगा। आवाज नहीं आ रही। और डिविडेंड बोलने का मतलब क्या है, आपकी नीयत लोन की है, लॉ की नीयत इनकम की है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज की है बेटा, ये एग्जाम्पल मैं किस चीज की दे रहा हूं आपको बार बार, एनी अमाउंट जिसको हमने इनकम बोल दिया तो तुम भी शराफत से इनकम मान लो, ज्यादा बहस वगैरह नहीं करना, पक्का। चले, 2 लाइनें हो गई। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जिसको बाय डिफॉल्ट हमने इनकम बोल दिया। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, जिसको हमने इनकम मान लिया, तो तुम भी उसको इनकम मान लो। ये तो इनकम है, ये इनकम नहीं है, लेकिन हमने माना है, मानो जबरदस्ती, ठीक है ना भाई, पक्का। चलेंगे, ओके। उसके बाद एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब ये थोड़ी सी एडवांस बहस है, इधर मैं लिखूंगा जस्ट एक लफ्ज FER, क्या लिखूंगा। और ये टॉपिक ऑब्वियसली अभी का टॉपिक नहीं है, एक एडवांस टॉपिक है, आगे आना है। इसके ऊपर मैंने ऐसा स्टार लगा दिया, मतलब जैसे आपके स्टेट में लिखा शैल बी डिस्कस लेटर, जो आप एग्जाम में लेकर आते हैं, वी विल डिस्कस दिस लेटर, है ना। एग्जाम में बोलता ओके भाई तुम्हारी मर्जी, क्या कर सकते, ठीक है ना। ये सवाल आया, देखिए अब सवाल अगर आएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, ये जो है ना सारे पॉइंट्स आगे आने हैं, मैं तो बतौर एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर वो लोन वापस कर दे, कौन, शेयर होल्डर, तो साबित हुआ वो वाकई लोन था, तो साबित हुआ वो वाकई लोन था। क्योंकि अगर लोन लेके वापस ना करे, देखो समझना, हमारे दिमाग जो है ना वो टैक्स बचाने की कोशिश करता है, और लॉ हमें टैक्स बचाने से रोकता है। तो ये जो दिमाग इंसान के ना वो क्या करते हैं, लॉ में गुंजाइश निकालते हैं टैक्स बचाने की। तो भाई अगर शेयर होल्डर, समझेगा बात को, अगर शेयर होल्डर अपनी कंपनी से डिविडेंड लेता, टैक्स देना पड़ता। उसने बोला एक काम करते, डिविडेंड छोड़ो, लोन लेते हैं, वापस अपनी कंपनी वापस थोड़ी करना। तो अगर उसने लोन ले लिया, नीयत उसकी वाकई डिविडेंड की थी, तो लॉ ने बोला तुम, हमें शक है कि तुम्हारी नीयत लोन लेने पर लोन की नहीं है बल्कि डिविडेंड की है, तो लिहाजा हम उसको क्या मान रहे हैं, इनकम मान रहे हैं। कुछ समझे बात या नहीं। हाँ, अगर आप वाकई लोन वापस कर देते हो तो फिर साबित हुआ ना कि आपकी नीयत डिविडेंड की नहीं थी बल्कि, तो फिर तो वो टैक्स क्या होगा, रिवर्स होगा वापस। तो अगर वाकई प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर ने वो लोन लेकर क्या कर दिया है, वापस कर दिया है, तो फिर तो साबित हुआ, क्या साबित हुआ, कि ये वाकई नीयत क्या थी, लोन की थी, बैक पे नीयत खराब नहीं थी। ठीक है जी, ओके। उसके बाद यहां तक सारी बातें क्लियर सबको। बट अब ये पॉइंट क्या है कि एनी अमाउंट, कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं जिन पर हमें टैक्स कटने के बाद पैसे मिलते। अगर आपका प्राइस बॉन्ड खुला है 1 करोड़ का, तो आपको 1 करोड़ की रकम नहीं मिलेगी। 1 करोड़ पर कटौती होगी, कितने की, 15% टैक्स की अगर आप फाइलर हैं, और डबल रेट से कटौती होगी अगर आप कौन है, नॉन फाइलर हैं। मतलब अगर आप फाइलर हैं तो आपको 1 करोड़ प्राइस बॉन्ड के 85 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर आप कौन है, नॉन फाइलर,
तो आपको 1 करोड़ वाले प्राइस बॉन्ड के 70 लाख मिले। तो इसका मतलब जो आपको रकम मिली वो टैक्स कटने के बाद मिली। तो हर वो अमाउंट भी इनकम है, भले वो इनकम में वैसे कवर होता ना हो, हर वो अमाउंट भी इनकम है जो टैक्स कटने के बाद मिले, उसको भी इनकम मानो। अब ये एफटीआर का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। क्या बोलते हैं? एफटीआर स्टैंड्स फॉर, लिखना चाहो तो कोई लिख सकता है, स्टार बना के नीचे लिख दो, फाइनल टैक्स रिजीम। ये थोड़ी अगले लेवल की गुफ्तगू है, ये अभी नहीं कर सकता मैं आप लोगों से। क्या नाम है इसका बेटा? एफटीआर, फाइनल टैक्स रिजीम। तो हर वो रकम जो आपने क्या की है, अर्न की है, जिस पर आपका राइट टू रिसीव क्या हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, और वो टैक्स कटने के बाद मिल रही है, वो आपकी क्या है? इनकम। वो आपकी क्या है? इनकम है। अब अगर आपको बाहर से किसी ने पैसे भिजवाए हैं, ठीक है जी, क्यों भिजवाए? रेमिटेंस हो सकता है वगैरह वगैरह, आमतौर पर रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी रकम पर जो आपने रिसीव की है टैक्स कटा है, टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो उसको आपको अंडर दिस डेफिनेशन लॉ के नजदीक क्या मानना पड़ेगा? इनकम मानना पड़ेगा। ये आसान सी एक बात आपके सामने रख दी। और सबसे खतरनाक बात कौन सी बेटा? बोलिए। एनी लॉस ऑफ इनकम, ये सबसे खतरनाक बात है। मतलब क्या बोलता है? हम चाहें, कौन हम कानून साज इदारे, हम चाहें तो लॉस को भी इनकम बोल दें। आवाज नहीं आ रही? हम चाहें तो लॉस को भी इनकम बोल दें, मतलब हम बोले ये लॉस लॉस नहीं, इनकम है, लाओ भाई टैक्स हो। एनी लॉस ऑफ इनकम, हम चाहें तो लॉस को भी टैक्स बोल और इनकम बोल दें, लाओ भाई टैक्स हो। क्या मतलब समझेगा जरा बात को? अकाउंटिंग, टैक्स पढ़ने के लिए हमारी बेसिक अकाउंटिंग थोड़ी होनी चाहिए। हमने सीखा सर प्रोविजन फॉर, एंट्री पड़ेगा उसकी, बैड डेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। बैड डेट हमारा क्या बना? एक्सपेंस बना। प्रोविजन हमारा डेटर के अगेंस्ट क्या बन गया? कॉन्ट्रा बन गया। ऐसा है क्या? नहीं है? क्या ये कंफर्म डेट था या डाउटफुल डेट था? कंफर्म तो नहीं था ना। टैक्स का कानून हमेशा कंफर्म बैड डेट को मानता है, वो डाउटफुल डेट को नहीं मानता। अब सोचिए जरा, अकाउंटिंग में आपने अपने एक्सपेंसेस में से वो बैड डेट्स भी माइनस किए हुए हैं जो कंफर्म बैड डेट हैं, आवाज नहीं है बेटा, और वो बैड डेट भी माइनस किए हुए हैं जो, तो क्या बैड डेट आपके लिए लॉस है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही बेटा? बैड डेट आपके लिए लॉस है या नहीं है? तो आपका अगर नेट प्रॉफिट बैड डेट माइनस करने के बाद है, आपका अगर नेट प्रॉफिट बैड डेट माइनस करने के बाद है, तो फिर लॉ कहता है ऐसी बैड डेट को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। तो क्या करना पड़ेगा? लॉ बोलता है इस एक्सपेंस को मैं मानता ही नहीं हूं। तो जो एक्सपेंस ना माना जाए, एक्सपेंस का काम क्या था? इनकम को कम करना। लेकिन अगर वो एक्सपेंस मानने से इनकार कर दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। यस और नो? तो इनकम का लॉस क्या हो रहा है? इनकम में शामिल हो रहा है। तो आपको अपने लॉस को भी क्या करना पड़ रहा है? इनकम मानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस लॉस को लॉ बतौर एक्सपेंस अलाउ नहीं कर रहा। तो हर वो लॉस जिसको लॉ मानने से क्या कर दे? इनकार कर दे, वो इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। जब इनकम में ऐड बैक हो जाएगा तो लॉस भी क्या बन जाएगा? इनकम का पार्ट बन जाएगा। कुछ समझे बात या नहीं? ये इसकी है पहली इंटरप्रिटेशन, ये है इसकी। अब आते हैं इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन पर, कि इनकम का मतलब पॉजिटिव इनकम भी है और इनकम का मतलब नेगेटिव इनकम भी है। मतलब इनकम कमाने के लिए हमारी जेब में इनफ्लोज भी होते हैं, और इनफ्लोज को हासिल करने के लिए तो हमें आमतौर पे टैक्स जो देना होता है वो अपनी नेट इनकम पे देना होता है, ग्रॉस इनकम पर। आप बताइए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने सेल्स रेवेन्यू पे टैक्स दोगे या नेट प्रॉफिट पे टैक्स दोगे? तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपनी नेगेटिव इनकम,
अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अपनी नेगेटिव इनकम लेस करोगे नहीं करोगे? करोगे। तो यानी इनकम को नेट करने के बाद क्या करोगे आप? टैक्स दोगे। तो लॉस ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि आप अपनी इनकम से जो उसके नेगेटिव एलिमेंट्स है वो भी क्या कर सकते हैं? लेस कर सकते हैं, उस इनकम में शामिल कर सकते हैं, ताकि वो दोनों आपस में क्या हो जाए? नेट हो जाए, और आप ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स ना दे, बल्कि इससे फायदा क्या है? आपकी क्या हो जाएगी? टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो देखो कैसी कैसी खतरनाक बात हुई। लॉ ने जस्ट ये बोला है, लॉ ने जस्ट ये बोला है कि एनी लॉस ऑफ इनकम, इनकम का लॉस भी क्या है? इनकम है। तो हमने बोला किस सेंस में? तो ये निकली लॉ की इंटरप्रिटेशन। एक निकली लॉस को ही सिरे से इनकम मान लो, और एक इंटरप्रिटेशन ये मिली कि लॉस को, जो आपकी नेगेटिव इनकम है, उसको भी इनकम मानो, मतलब उसको अपनी इनकम से नेट कर दो। और नेट करने के, तो इसका मतलब क्या? एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, उसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इससे क्या होते हैं? मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स निकलते हैं। टैक्स लॉ के अंदर भी इंटरप्रिटेशन पे लोगों के क्या होते हैं? इख्तलाफात होते हैं। नहीं, इस लॉ को ऐसे अप्लाई नहीं करना, ऐसे करना है, इस लाइन का मतलब ये नहीं है, ये है। क्योंकि ये तो जस्ट एक लाइन लिखी हुई है, इसकी क्या एप्लीकेशन है? इसके बारे में तो लॉ क्या हो गया? खामोश हो गया आगे। तो अब इसको प्रैक्टिस करने वाले किस तरह प्रैक्टिस करते हैं? तो जो इसकी प्रैक्टिस होंगी, जो इसके प्रेसिडेंस होंगे, तो लॉ पढ़ने के लिए एक चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है? प्रेसिडेंस। यानी माजी में जितने भी केसेस हुए हैं, उन केसेस में लॉ को किस तरह डिफाइन किया गया है, वही डेफिनेशन हमने लेनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंस। तो सिर्फ हमारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं है, उसके ऊपर लागू होने वाला फाइनेंस एक्ट नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंसेस भी है, माजी के केस लॉज भी हैं, जो हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, हम तो खाली एक चीज सीख रहे हैं, इधर तो हम सीख जाएंगे जो जो कुछ भी हमारी किताब में होगा। ठीक है जी। भाई नेगेटिव इनकम वाला पॉइंट बड़ा सिंपल है कि आपका सेल रेवेन्यू, आपकी पॉजिटिव इनकम, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपकी नेगेटिव इनकम, दोनों को नेट कर दो, आपकी इनकम आ जाएगी। दैट्स ऑल। इतनी आसान सी बात। ठीक है भाई। तो लॉ चाहे तो इनकम के लॉस को भी क्या बना दे? इनकम बना दे। ठीक है जी। अच्छा, ये बात। तो अब कौन सी रिसिट को इनकम मानूं? ये इनकम आ गई हमारे सामने। तो वो रिसिट जो बाय डिफॉल्ट इनकम, रेवेन्यू रिसिट को भी इनकम मान लो। वो रिसिट जिस जो टैक्स कट के मिली है, उसको भी इनकम मान लो। आवाज नहीं है बेटा। वो रिसिट जिसको जिसको तुम इनकम नहीं मानते, लेकिन लॉ ने इनकम बोल दिया, उसको भी इनकम मान लो। और वो लॉस जिसको हम अलाउ ना करें, उसको भी इनकम में, शाबाश बेटा, एड बैक करवा के उसको भी क्या मान लो? इनकम मान लो। कुछ समझ पा रहे हैं बात? यानी अब एक चीज होगी क्लासिफिकेशन, एक्टिविटी। ये इनकम जो मैं कमा रहा हूं, ये कौन सी एक्टिविटी के थ्रू कमा रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज आता है हमारे पास क्या? लफ्ज आता है हमारे पास क्या? टोटल। टोटल इनकम। क्या लफ्ज आया बेटा? क्या लफ्ज आया? टोटल इनकम। देखो, पहले लफ्ज था इनकम, अगला लफ्ज क्या है? टोटल इनकम। हाउ टू डिफाइन टोटल इनकम? व्हाट इज टोटल इनकम? इनकम के लॉस को रिपीट कर दो भाई। इनकम के लॉस को रिपीट करने का मतलब क्या है? अगर बेटा बैड डेट आपका एक्सपेंस है, और लॉ बोले जनाब इस बैड डेट को हम एक्सपेंस के तौर पे नहीं मानते, तो इस बैड डेट के चार्ज होने से अकाउंटिंग में आपकी प्रॉफिट में क्या आई थी? कमी आई थी। तो अगर ये बैड डेट रिवर्स होगा, लॉस को नहीं मानेगा, तो ये बैड डेट एड बैक होने से आपकी इनकम में क्या होगा? इजाफा होगा। तो लॉस ऑफ इनकम भी क्या बन गया? आपकी इनकम बन गया। ठीक है, बात क्लियर बेटा? टोटल इनकम। सही है। अच्छा जी, पहली चीज रिसिट को आइडेंटिफाई करना है कि इनकम है या, वो मरहला पूरा हो गया। अब अगला मरहला, आइडेंटिफाई होगी इनकम है, तो इनकम आइडेंटिफाई होने के बाद उसको क्लासिफाई करना है कि ये कौन सी एक्टिविटी के थ्रू क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। सर वो कौन सी एक्टिविटी? जरा देखिएगा, हम बोलते हैं इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स। यानी टोटल इनकम जो है वो सम है किसका? इनकम का।
किन हेड्स के अंदर, जो हेड्स, हेड्स मतलब हेडिंग, वो इनकम किसी हेडिंग में आएगी, मतलब वो कौन सी एक्टिविटी के थ्रू आ रही है। नंबर वन, सबसे पहला हेड है, नंबर वन सबसे पहला हेड है, उसको बोलेंगे बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या बोलेंगे बेटा? कि क्या ये आपकी रिसिट सैलरी है? आप किसी के पास मुलाजमत करते हो, आप किसी के मुलाजिम हो, अगर आप किसी के मुलाजिम हो तो ये आपकी कौन सी इनकम हुई? सैलरी इनकम। पहला हेड हो गया। तो क्या ये आपकी सैलरी है? अगर सैलरी है तो इसको लॉ ने बोला है उसको कौन से हेड में डालो? सैलरी के हेड में डाल दो। तो ये सैलरी बन के क्या होगा? टैक्स होगा। इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैं बिजनेस इनकम को सैलरी नहीं बोल सकता, सैलरी को बिजनेस इनकम नहीं बोल सकता। यानी मुझे अपनी रिसिट को इनकम मानने के बाद उसकी पहचान करनी है कि वो कौन सी एक्टिविटी के थ्रू आ रही है। बिजनेस के थ्रू आ रही है या कहीं पर आप एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात समझ लगती है कि नहीं लगती? बात करते हैं इसको पता तफसील से। अगला हेड, अगले हेड का नाम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उससे अगले हेड का नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस। और बिजनेस दो किस्म के हैं, नॉर्मल हलाल, और दूसरा स्पेकुलेशन। बताया था अभी मैंने आपको। ये वैसे आमतौर पर मैं लिखता नहीं हूं, क्योंकि आपसे तस्करा हो गया तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहीं पर ही ऐड कर दिया। यानी बिजनेस इनकम जो है वो दो मजीद हिस्सों में क्लासिफाई होती है। क्या ये आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम है? यही आपकी स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। उसके बाद नंबर फोर, दोहराइए दोहराइए, नंबर फोर, नंबर फोर पे आएगा कैपिटल गेन। क्या आएगा? सर हमें तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या कुछ आना चाहिए, अभी अभी समझते हैं। और नंबर फाइव का नाम क्या है बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम, ये पांच कितने हेड्स हैं? पांच हेड्स। कितने हैं बेटा? अगर किसी भी शख्स के पास मल्टीपल इनकम हो तो वो ज्यादा में ज्यादा कितने हेड्स में क्लासिफाई हो सकती है? पांच हेड्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इनकम इनमें से कौन से हेड में क्लासिफाई कर रही है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके हम सारी बात समझते हैं। एक है डॉक्टर साहब, देखा, एक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हैं सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम। गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर साहब का है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है? तो वहां डॉक्टर साहब क्या लगे हैं? मुलाजिम, पक्का। वहां उनकी ड्यूटी 9 से लेकर